हेलो एवरीवन। आज बीएससी सेकेंड ईयर का जो जूलॉजी का थर्ड पेपर है आपका, उसके कुछ मैं क्वेश्चंस हैं वो आपको बता रहा हूँ। साथ में इनके आंसर भी मैं यहीं पर क्लियर करवा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चनों को जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आपका पेपर थर्ड है, अर्थात जूलॉजी की थर्ड बुक आपकी है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, अर्थात प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी। तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ जो है एक यूनिट से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है बता रहा हूँ। अर्थात आपके तीन इसके अंदर सेक्शन होते हैं। जूलॉजी के अंदर आप सभी को पता होगा तीन सेक्शन होते हैं, ए बी सी। इसके अंदर जो सी सेक्शन है उसको मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ। और सी सेक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आप सभी को पता है, एक क्वेश्चन आपका ऐसा आता है जिसमें कि ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, और फिर वो पूछ लेता है ए बी सी डी ई, इस टाइप से वो 9 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। और इन 9 क्वेश्चनों का आंसर यदि किसी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होता है तो वो दे सकता है, यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो नहीं दे पाता है। इस वजह से आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो हैं सभी आपके एग्जाम में मिलेंगे, और मैंने जहां तक संभव हो सके इन क्वेश्चनों को जो है पूरी मेरी मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैंने मेरी तरफ से फुल वो लगा कर किया है कि ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को जरूर क्लियर कर लेना। ज़्यादा आपका टाइम लगेगा नहीं, 15-20 मिनट के अंदर यदि आपके इन क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है। 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन बन गए, 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊँ। उनके आंसर भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो उन आंसर को भी क्लियर कर लेना। कोशिश करो कि इस वीडियो को मैं देख कर ही इन क्वेश्चनों के आंसर याद कर सकूँ। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर दबा लीजिएगा ऑल। 1 तारीख से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ये 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसका फर्स्ट जो है ए है वो हो गया एपिटोज क्या है। ठीक है। एपिटोज क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से अभिक्रिया करता है वह एपिटोज कहलाता है। ठीक है। जो एंटीजन होता है उसका वह भाग जो एंटीबॉडी से अभिक्रिया करता है वह एपिटोज कहलाता है। आप सभी को पता है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी एंटीजन ये पाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, एंटीबॉडी कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको जो है बोर्ड पे करवाऊंगा। ठीक है। अभी मैं इस पर बता रहा हूं तो इसको याद कीजिए कि एंटीजन का वह भाग, एंटीजन जो होता है उसका वह भाग जो एंटीबॉडी होती है उसकी उससे क्या करता है, अभिक्रिया करता है, वह क्या कहलाता है, एपिटोज कहलाता है। ठीक है। एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से अभिक्रिया या फिर क्रिया करता है वह एपिटोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज कौन से हैं। ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो एंटीबॉडीज हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर IgG यहाँ पर आपको कर लेना है प्रतिरक्षी ग्लूबो जो बुलिन है, अर्थात IgG ये हो गया। और ये आप सभी को पता रखना है जो ये पाए जाते हैं ये एंटीबॉडी जो कौन कौन से हैं, 5 प्रकार के होते हैं, IgG और IgA IgD और इस प्रकार से हैं। तो इनको जरूर याद कर लेना सभी को, है ना। ठीक है। देखिए ये है प्रतिरक्षी ये ग्लोबुलिन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी आपका है मैक्रोफेज, कोशिकाओं के कार्य लिखिए। मैक्रोफेज जो कोशिकाएं सेल्स होती हैं उनके कार्य क्या क्या होते हैं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला कार्य यहाँ पर हो जाएगा कि प्रतिजनों की प्रोसेसिंग एवं प्रस्तुतिकरण। प्रतिजन जो होते हैं उनकी प्रोसेसिंग एवं प्रस्तुतिकरण करना किसका काम होता है, मैक्रोफेज सेल्स का होता है। सेकंड हो जाएगा प्रतिरक्षी के रूप में भी ये काम करते हैं। कौन से, मैक्रोफेज जो होते हैं प्रतिरक्षी के रूप में भी कार्य करते हैं। और मैं आपको बता दूं एक छोटा सा मैं हिंट आपको यहाँ पर दे दूं। देखिए आपको पता होना चाहिए जो प्रतिरक्षी होते हैं अर्थात कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षी होते हैं, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, जो कोशिका मध्यवर्ती या माध्यित प्रतिरक्षी का वर्णन कीजिए। एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी जरूर कर लेना है, मैं बीच में बोल के बता रहा हूँ। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा या फिर उसको मध्यवर्ती प्रतिरक्षा भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसका तीसरा, यह है प्रतिक्रिया परिवर्तन कारकों का उत्पादन और निष्कासन। सॉरी, देखिए प्रतिक्रिया परिवर्तन कारकों का उत्पादन और निष्कासन भी मैक्रोफेज सेल्स के द्वारा ही होता है। तीसरा है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है होता है वो भी किसके द्वारा होता है, मैक्रोफेज सेल्स के कार्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाइब्रिडोमा क्या है, हाइब्रिडोमा क्या है, इसका आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दो भिन्न प्रकृति के कोशिकाओं, दो भिन्न प्रकृति की कोशिकाओं के संलग्न से संकर कोशिका बनती है। ठीक ठीक है, दो भिन्न भिन्न जो है प्रकृति की जो कोशिकाएं हैं, मान लीजिए ये दो, ये अलग प्रकृति की है और ये अलग प्रकृति की, दो कोशिकाएं ले ली अपन ने, इन दोनों का यदि संकर होता है, ठीक है, इन दोनों का संकर होता है तो कोशिका में यह समता पाई जाती है। ठीक है, इन संलग्न, सॉरी देखिए अच्छे से देखिए, दो भिन्न प्रकृति की कोशिकाओं के संलग्न से संकर कोशिकाएं बनती है। ये दो भिन्न प्रकृति की कोशिकाएं हैं, इनके संलग्न से क्या होता है, संकर कोशिकाएं बनती है। ठीक है, संकर कोशिकाएं बनती है। इन संकर कोशिकाओं में देखिए, इन दोनों के संलग्न से मान लीजिए अपने एक संकर कोशिका यहाँ पर बन गई, और जो ये कोशिका संकर कोशिका होती है, इस संकर कोशिका में यह समता पाई जाती है कि यह विभाजन करती हुई कोशिकाओं के एक क्लोन उत्पन्न करती है। क्योंकि ये क्या होती है, विभाजन करते हुए कोशिकाओं का एक क्लोन उत्पन्न करती है, जिसे संकरित या हाइब्रिडोमा कोशिका कहते हैं। इसको अच्छे समझिए, मान लीजिए दो भिन्न प्रकृति के अपने पास सेल्स हैं। ठीक है, इन दोनों के आपने संकरित करवाया, इनको संलग्न करवाया, तो अपने पास जो है एक जो है संकर कोशिका उत्पन्न हो गई। अब इस संकर कोशिका के विभाजन से यह संकर कोशिका में इतनी क्षमता पाई जाती है कि इसके विभाजन से जो है यहाँ पर कोशिकाओं का एक क्लोन उत्पन्न होता है। कोशिकाओं का क्या होता है, एक क्लोन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोन उत्पन्न हो जाता है, और जिसे संकरित हाइब्रिडोमा कहते हैं। जिसे जो संकरित अपने पास क्लोन उत्पन्न होता है, जिसे संकरित हाइब्रिडोमा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसोसोम के कार्य लिखिए। मिसोसोम जो है इसके कार्य आपको लिखने हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए, परिधीय मिसोसोम कुछ किण्वकों अर्थात एंजाइमों के स्त्रवण में भाग लेते हैं। परिधीय मिसोसोम जो होते हैं कुछ एंजाइमों के स्त्रवण में भाग लेते हैं। प्लाज्मा कला से संलग्न रहने के कारण प्लाज्मा कला के द्वारा किए जाने वाली संश्लेषित क्रियाओं में भाग लेते हैं। मिसोसोम जो है इनका कार्य होता है कि ये परिधीय मिसोसोम, जो परिधीय मिसोसोम कुछ किण्वन या एंजाइम के स्त्रवण में भाग लेते हैं, और प्लाज्मा कला से संलग्न रहने के कारण ये मिसोसोम जो है ये प्लाज्मा कला से संलग्न रहने के कारण प्लाज्मा कला के द्वारा किए जाने वाली संश्लेषित क्रियाओं में भाग लेते हैं। ये प्लाज्मा जो कला है उसके द्वारा जो संश्लेषित क्रिया की जाती है, मान लीजिए उसमें भाग लेने का कारण इनका ये होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये परिधीय मिसोसोम जो होते हैं ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, प्लाज्मा कला से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस जो है इसका राइट आंसर आपको मैं बताता हूँ। देखिए, अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका, अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका घटकों के निर्माण को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। जो अस्थि मज्जा होती है, आप सभी को पता है, अस्थि मज्जा के अंदर जो रक्त कोशिका घटकों के निर्माण को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। अस्थि मज्जा आप सभी को पता है, जैसे बोलते हैं आपको कि रक्त का निर्माण, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। ठीक है, या रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होता है, अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका घटकों के निर्माण को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। ये इंग्लिश का है हिमेटोपोइसिस। ठीक है, इसको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका घटकों के निर्माण को हिमेटोपोइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी की बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अच्छे से याद रखना, ये लिम्फोसाइट ये किसका नाम है, ये ब्लड की जो 3 प्रकार की पाई जाती है, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स। तो इनमें से जो है, इन दोनों में से ये लिम्फोसाइट जो है इनमें से किसी का नाम है। तो इनमें से क्या होता है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। पहले भी अपने पढ़ा था कि हिमेटोपोइसिस अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका घटकों के निर्माण को कहते हैं, अर्थात ये रक्त कोशिका के ही घटक है ये लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोस्मिड फैक्टर क्या है। कोस्मिड फैक्टर क्या है, तो इसके बारे में आपको देखना है। तो देखिए, कोस्मिड फैक्टर क्या होते हैं, कोस्मिड एक प्रकार के संकर वाहक हैं जिनमें लैम्बडा फेग पर कोष स्थल उपस्थित होता है। कोस्मिड जो होता है एक प्रकार के संकर वाहक होते हैं, जो कोस्मिड होते हैं। ठीक है, आप इसे कोस्मिड मान सकते हो। यह एक प्रकार का क्या है, संकर वाहक है। क्या है, संकर वाहक है। क्या है, संकर वाहक है। ठीक है, और क्या होता है ये, जिसमें लैम्बडा फेग पर कोष स्थल उपस्थित होते हैं। इसके अंदर लैम्बडा फेग पर क्या होते हैं, कोष स्थल उपस्थित होते हैं। ये प्लाज्मिड के व्युत्पन्न होते हैं। कोस्मिड फैक्टर जो होता है प्लाज्मिड के जो हैं व्युत्पन्न होते हैं, और कोस्मिड एक प्रकार के संकर वाहक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2 ग्राम ग्राही रोगजनक जीवाणुओं के नाम लिखिए। 2 ग्राम ग्राही, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से ये होते हैं 2 ग्राम ग्राही रोगजनक। कौन कौन से होते हैं,
डियम, टेटनी और कार्नी बैक्टीरियम और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये दो जो है रोगजनक जीवाणु के नाम है। कॉर्नी बैक्टीरियम जो है 2 ग्राम ग्राही, ठीक है, 2 ग्राम ग्राही रोगजनक जीवाणुओं के नाम ये हैं। नेक्स्ट देखिए, सामान्य रक्त में किस प्रकृति की प्रतिरक्षियां पाई जाती हैं? तो प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन MIgM पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? IgM पाई जाती है। प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन पाई जाती है। सामान्य रक्त में किस प्रकृति की प्रतिरक्षियां पाई जाती है? IgM। मैंने पहले बताया था कि 5 प्रकार की होती है, IgM, IgG, और है इनके एक तरीके मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कितने पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में A B C D E F G H I तक पूछे गए हैं, J तक पूछा गया। तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन से कितने आपके बन गए। अब मैं करवाने जा रहा हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर देखिए, निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। फर्स्ट हो गया कि स्वभावज प्रतिरक्षा क्या होती है? स्वभावज प्रतिरक्षा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंतु में उपस्थित जन्मजात प्रतिरक्षा स्वभावज प्रतिरक्षा कहलाती है। यह फैगोसाइटोसिस के द्वारा की जाती है। जो जंतु में उपस्थित जन्मजात प्रतिरक्षा स्वभावज प्रतिरक्षा कहलाती है, यह फैगोसाइटोसिस के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये हैप्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, पहले एक बार इसको देखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है स्वभावज प्रतिरक्षा। तो इसके अंदर देखिए स्वभावज अर्थात स्वयं के अंदर ही पाई जाती है, जन्म से ही स्वयं के अंदर पाई जाती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो जंतु में उपस्थित जन्मजात प्रतिरक्षा स्वभावज प्रतिरक्षा कहलाती है और यह फैगोसाइटोसिस के द्वारा की जाती है। फैगोसाइटोसिस यहाँ पर अपने ने पढ़ा था। फैगोसाइटोसिस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैक्रोफेज कोशिकाओं का कार्य होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसको याद रखना, बहुत यूनिक एंड जो है नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए हैप्टेंस क्या होते हैं। बी है हैप्टेंस क्या होते हैं। हैप्टेंस वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वयं प्राणी के शरीर में प्रतिरक्षी कार्य को उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये किसी वाहक अणु के साथ संयोजित होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं एवं प्रतिरक्षी जन बन जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। हैप्टेंस क्या होते हैं। हैप्टेंस वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वयं प्राणी के शरीर में प्रतिरक्षी कार्य को उत्पन्न करते हैं। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो देखिए ये होते हैं वाहक अणु के साथ तो संयोजित होकर शरीर में, ये बाहर से आते हैं, शरीर में वाहक अणु के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं, तथा ये रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने शरीर में देखिए काम करते हैं ये कुछ, क्योंकि ये प्रतिरक्षी कार्य को क्या करते हैं, उत्पन्न कराने में सक्षम करते हैं, प्रतिरक्षी कार्य को उत्पन्न कराने में सक्षम करते हैं एवं प्रतिरक्षी जन बन जाते हैं। और ये क्या बन जाते हैं, प्रतिरक्षी जन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हैप्टेंस का, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को कि ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्राणी के शरीर में प्रतिरक्षी कार्य को उत्पन्न कराने में सक्षम होते हैं। ये किसी वाहक अणु के साथ संयोजन होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रतिरक्षी जन बन जाते हैं। सेकेंड है लार, दुग्ध व श्लेष्मा में कौन सी प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन पाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन है, ये आपको बिल्कुल क्लियर करना है यार भाई। 5 प्रकार की होती है, पांचों के आप यदि काम याद कर ले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए लार में पाया जाता है IgA, दूध में पाया जाता है IgD, श्लेष्मा में पाया जाता है IgA पाया जाता है। ठीक है, लार में IgA, लार में और श्लेष्मा में कौन कौन से IgA ही पाए जाते हैं, IgA, और दूध में IgD पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना IgA 1 हो गया, IgD 2 हो गया। दोनों के काम आपको IgA का बता दिया मैंने, लार में पाया जाता है, और IgA जो है श्लेष्मा और लार में, IgD दूध में, और जो प्रतिरक्षी सामान्यतः रक्त में प्रतिरक्षी पाई जाती है वो IgM पाई जाती है। ठीक है, और एक है अपना प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन, कौन सी है, IgG है। ठीक है, ये 5 है, इनको जरूर क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल कोशिकाएं क्या होती है। तो नल कोशिकाएं परिधीय रक्त कोशिकाओं का छोटा समूह नल कोशिकाएं कहलाता है। परिधीय जो ब्लड सेल्स होती है आपकी, ब्लड सेल्स होती है, इनका जो क्या होता है, ब्लड सेल्स जो होती है आपके, इनके परिधीय रक्त कोशिकाओं का इनका समूह है या छोटा समूह क्या कहलाता है, नल सेल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, नल कोशिकाएं कहलाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर लेना। देखिए एक बार फिर से देखिए, नल कोशिकाएं क्या होती हैं, परिधीय रक्त कोशिकाओं का छोटा समूह नल कोशिकाएं या नल सेल्स कहलाता है। ये लिम्फाइड ऊतक से विकसित होती है। और ये कहाँ से विकसित होती है, लिम्फाइड ऊतक से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीके लगाने की तकनीकी खोज, भाई ये सभी को पता है, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है,
डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने टीके लगाने की तकनीकी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या होते हैं। एक आपने पढ़ा था यहाँ पर कोस्मिड फैक्टर और इधर पढ़ा था आपने ये प्लाज्मिड क्या होते हैं, ठीक है। दोनों ही सेम है। कोस्मिड एक प्रकार का संकर वाहक होता है, यहाँ पर कोस्मिड एक प्रकार का संकर वाहक होता है जिसमें लैम्बडा फेक कोश स्थल उपस्थित होता है। ये प्लाज्मिड के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मिड क्या होते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया तो प्लाज्मिड यहाँ पर है कि एक वृत्ताकार डीएनए अणु से निर्मित संरचना है जो जीवाणु में पाई जाती है, प्लाज्मिड कहलाते हैं। यह प्लाज्मिड क्या होता है, एक वृत्ताकार ऐसे ही होता है ना, मेरे को पता नहीं है, आप बता दो एक बार। वृत्ताकार, ठीक है। तो देखिए वृत्ताकार ऐसे होता है, आयत और वृत्त इस टाइप से ही होते हैं, है ना, देख लेना एक बार। तो वृत्ताकार जो डीएनए अणु से निर्मित संरचना जो जीवाणु में पाई जाती है प्लाज्मिड कहलाते हैं। एक वृत्ताकार डीएनए अणु से निर्मित संरचना जो होती है जो जीवाणु में पाई जाती है प्लाज्मिड कहलाते हैं। और प्लाज्मिड का काफी बड़ा क्वेश्चन है, उसे भी क्लियर आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेटनस व डिप्थीरिया के कारक जीवाणु के नाम बताइए। टेटनस व डिप्थीरिया के कारक जीवाणु के नाम बताइए। टेटनस का क्लोस्ट्रीडियम है टेटनी, और इसका है डिप्थीरिया का कोर्नी बैक्टीरियम। अब क्लोस्ट्रीडियम जो है इसको याद रखने से आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। यह क्या है, ग्रामग्राही, क्या है, ग्रामग्राही रोगजनक भी है, और ये टेटनस का जो है एक जीवाणु भी है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। और डिप्थीरिया का कोर्नी बैक्टीरियम होता है, क्या होता है, कोर्नी बैक्टीरियम होता है। नेक्स्ट देखिए आप तपेदिक के प्रमुख लक्षण बताइए। तपेदिक जो होता है उसके प्रमुख लक्षण आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है कि रोगी के खांसने पर बलगम निकलता है, छाती में दर्द रहता है, तेज ज्वर रहता है तथा कफ व बलगम के साथ रक्त निकलता है। तपेदिक के ये प्रमुख लक्षण है। क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग, देखना आप, बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनके खांसी यदि चलती है तो उनके खांसी के साथ में मलगम आता है, ठीक है। और क्या होता है, छाती में उनके दर्द रहता है, तेज बुखार टाइप में ज्वर रहता है, और काफ़ी कफ और बलगम के साथ रक्त भी उनके निकलता है। ये नहीं है रक्त ज़्यादा, कम रक्त दिखाई देता है, देखने से दिखाई दे पड़ता है। ये क्या होते हैं, तपेदिक के प्रमुख लक्षण होते हैं। तपेदिक रोग के ये लक्षण होते हैं। ये मनुष्य में भी होता है, ठीक है ना, और मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं वैसे, है ना। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण क्या है। नाम से पता चल रहा है कि जीवाणु में लैंगिक जनन की विधि जिसमें एक जीवाणुविक कोशिका का डीएनए दूसरे जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि एक जीवाणु कोशिका का डीएनए दूसरे जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक जीवाणुविक कोशिका का डीएनए दूसरे जीवाणुविक कोशिका में प्रवेश करता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर कि एक क्लोनी प्रतिरक्षियां क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरक्षियां होती है जो एक विशिष्ट एंटीजेनिक, एक विशिष्ट, आगे नहीं है तो मैं आगे आपको यहाँ पर बोल के ही बता देता हूँ इसको, ना। एक देखिए विशिष्ट प्रतिरक्षियां होती हैं जो एक विशिष्ट एंटीजेनिक निर्धारक या एपिटोप के विरुद्ध लिम्फोसाइट या प्लाज्मा कोशिका के समूह द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेना, लिख लेना आप। विशिष्ट प्रतिरक्षा होती हैं जो कि विशिष्ट प्रतिरक्षा होती हैं जो एक विशिष्ट एंटीजेनिक या एपिटोप के विरुद्ध लिम्फोसाइट, क्या, विरुद्ध लिम्फोसाइट या प्लाज्मा कोशिकाओं के समूह द्वारा बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, एक क्लोनी प्रतिरक्षियां कहते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी की डालूंगा, थर्ड की, तो उनको भी जरूर कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।